Hello everyone, this is Mohit Advocate. Welcome back to another video. In this lecture, we will study भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड हमने पहली वाली क्लासेस में सेक्शन 5 तक हम कर चुके थे. आज से हमें सेक्शन 6 से बाद रीडिंग करनी है अपने बेयर एक्ट की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, और समझना है कि भाई क्या कहना चाहता है हमारा लेजिस्लेचर हमारे इस नए स्टैट्यूट से. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड आज हम सीधा पढ़ना चालू करते हैं अपने सेक्शन 6 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से. तो आज से मेरा नया एक तरीका रहेगा कि जो मैं सेक्शन 5 तक अब तक अपने नोट्स में से पढ़ा रहता था, वो नोट्स में से मैं बाद में जब एकदम से पूरी क्लास लूँगा नोट्स की तब बनाऊँगा. लेकिन आज से मैं बेयर एक्ट रीडिंग करूँगा, जो कि सीधा सेक्शन 6 से मैं चालू कर रहा हूँ बेयर एक्ट रीडिंग. और मतलब इंटरप्रिटेशन तो मैं समझाऊँगा ही, लेकिन जो नोट्स है जो मैं डिटेल वर्जन में जो बताता था वो मैं नोट्स में से बताऊँगा. तो हम आज अपनी बेयर एक्ट रीडिंग से चालू करेंगे आज वाली क्लासेस से. ये सिस्टम रहेगा हमारी रैपिड डिटेल्ड क्लास का. तो सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का. देखिए, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट. भाई एक क्राइम को करने में, एक ऑफेंस को करने में, एक अपराध को करने में क्या मोटिव था उसके पीछे. प्रिपरेशन, तो क्या मोटिव जब बनता है तो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन होती है. ठीक है, अब एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट. भाई ऑफेंस हुआ, उससे पहले अपराधी का क्या कंडक्ट था, कैसा व्यवहार था, विक्टिम का कैसा कंडक्ट था, कैसा व्यवहार था, और सब्सिक्वेंट कंडक्ट. और ऑफेंस करने के बाद अपराधी का अक्यूज का कैसा कंडक्ट व्यवहार हो गया, और विक्टिम का कैसा व्यवहार हो गया, प्लेंटिफ का कैसा हो गया, डिफेंडेंट का कैसा हो गया. ये सारी हम सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ेंगे, जो कि हमें सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी देखने के लिए मिलता था. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 की बॉडी. एनी फैक्ट, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, एनी फैक्ट इज रेलिवेंट. हर तथ्य, चाहे वो कोई भी तथ्य हो, वो रेलिवेंट है, वो संदर्भित है. विच शोज, जो कि दिखाता है, और कॉन्स्टिट्यूट्स या गठन करता है, आ मोटिव, किसका, एक मोटिव का, एक उद्देश्य का. और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू, या प्रिपरेशन ही दिखाता है सीधी सीधी किसकी, फैक्ट इन इशू की. मतलब फैक्ट इन इशू क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ, जो हमारी प्रावधान दिए हुए सब्सटेंटिव लॉ में उनकी रिक्वायरमेंट्स को, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को ही वो करता है, उनकी प्रिपरेशन दिखाता है, तैयारी दिखाता है. ठीक है, जैसे किसी ने चोरी करनी है, किसी अक्यूज ने, तो चोरी में फैक्ट इन इशू क्या रहेगा कि भाई इस व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी को मूव किया है. ठीक है, एक्ट सीरियस प्रोड्यूस किया है, तो फैक्ट इन इशू क्या रहेगा, भाई इसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, इसने एक मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव किया अपनी जगह से जहाँ पे ये रखी हुई थी, तो उसने क्या किया, चोरी की है. तो हमने फैक्ट इन इशू के लिए प्रिपरेशन भी अगर वो करेगा ना तो वो भी रेलिवेंट रहेगा. और रेलिवेंट फैक्ट तो और किसके लिए, या तो कोई संदर्भित तथ्य के लिए उसने प्रिपरेशन की, ठीक है, तैयारी की, तो वो भी क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है. ठीक है, क्या है, संदर्भित तथ्य है. ठीक है, अब देखिए 6(2), द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी. अब ये सिविल सूट की बात हो रही है, सीधी सीधी व्यवहार किसी भी पार्टी का, इधर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है, एपेलेंट और रेस्पोंडेंट, और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, या उन पार्टी का कोई एजेंट है, उन्होंने अपने सूट को संभालने के लिए कोई एजेंट हायर किया हुआ है, टू एनी सूट, किसी भी दीवानी मुकदमे का, और प्रोसीडिंग या फिर प्रक्रिया का, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इसमें है इम्प्लिसिट. ठीक है, इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग. और क्या, किसके मतलब के लिए वो व्यवहार दिखा रही पार्टी, भाई सूट में और उस प्रोसीडिंग में, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में, अपील वगैरह में कोई भी प्रक्रिया चल रही है, उसके प्रति एक पार्टी का व्यवहार दिखने को लिए मिल रहा है, या प्रोसीडिंग में व्यवहार देखने को मिल रहा है जज को. और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू, या फिर सीधा सीधा संदर्भित किससे कर रहा है वो व्यवहार, पार्टी का या फिर उस एजेंट का, सीधा सीधा फैक्ट इन इशू से. कोई सिविल लॉ के सब्सटेंटिव लॉ में, कोई सब्सटेंटिव लॉ ऑफ सिविल में कुछ फैक्ट इन इशू लिखे होंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई फैक्ट इन इशू कोई प्रावधान में लिखा है, जैसे कि ब्रीच हुआ है. अब ब्रीच वाली पार्टी क्या अपना व्यवहार दिखा रही है कोर्ट में, कि भाई कुछ व्यवहार दिखा रही है, तो उससे क्या रेफरेंस मिल रहा है कि हाँ भाई ये डिफॉल्ट में है, कुछ ना कुछ इमेज क्रिएट होती है. और रेलिवेंट देयर टू का मतलब होता है एज इट इज़, और रेलिवेंट देयर टू. ठीक है, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, और व्यवहार किसी व्यक्ति का, एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज रेलिवेंट. और जिसके विरुद्ध एक अपराध हुआ है, तो सीधी सीधी बात यहाँ हो रही है विक्टिम का, तो एक प्रोसीडिंग में विक्टिम का व्यवहार भी बहुत रेलिवेंट रखता है. जज विक्टिम के व्यवहार को भी नोट करता है, क्या ये जेन्युइनली इसके साथ ऑफेंस हुआ है, क्राइम हुआ है, या फिर ये एक्टिंग कर रहा है, उसका व्यवहार भी बहुत मायने रखता है विक्टिम का. ठीक है, इज रेलिवेंट, संदर्भित है. इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस, अगर विक्टिम का जो कंडक्ट है, व्यवहार है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू, या फिर इन्फ्लुएंस्ड है, सीधा दर्शाया गया है, किससे बाय एनी फैक्ट इन इशू, कोई भी फैक्ट इन इशू से जिसका वो विक्टिम बना पड़ा है, और रेलिवेंट फैक्ट या संदर्भित तथ्य से. एंड वेदर इट वॉज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट देयर टू, या विक्टिम का जो व्यवहार है वो एक्चुअल ऑफेंस होने से पहले का भी रेलिवेंट हो सकता है, और
एक्चुअली ऑफेंस होने के बाद का तो 100% रेलिवेंट होता है, संदर्भित होता है, ठीक है। अब हम सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ेंगे, जो कि बोलती है द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। दो इसमें शब्द है कंडक्ट, व्यवहार, उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, क्या शामिल नहीं है, जो स्टेटमेंट्स, कोई कथन शामिल नहीं है। अनलेस दो स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट्स, पर वो वाले स्टेटमेंट इसमें कथन इसमें शामिल हो जाएंगे जो क्या बताते हैं, अनलेस दो स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स, वो स्टेटमेंट्स, वो कथन जो अपने आप में ही जो एक व्यक्ति का व्यवहार है उसको अकम्पनी करते और एक्सप्लेन कर देते, बिल्कुल खोल करके रख देते भाई इसका व्यवहार क्या कहना चाहता है इसके कथन से, ठीक है। अदर देन स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो नॉर्मल स्टेटमेंट्स नहीं, अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें व्यवहार साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है तो वो भी रेलिवेंट हो जाएंगी, ठीक है, तो वो भी कंडक्ट में आ जाएंगी। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स, पर ये वाली स्पष्टीकरण बिल्कुल भी क्या नहीं करेगी, नॉट टू अफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स, अफेक्ट नहीं करेगी रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स को, मतलब जो रेलिवेंसी के हमें प्रोविजन दिए गए हैं रेलिवेंसी ऑफ कथन को वो अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस अधिनियम, जो और अन्य सेक्शन में कोई स्टेटमेंट रेलिवेंट है तो उसको ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये हमारा वो एक्सप्लेनेशन 1, स्पष्टीकरण 1। और रेलिवेंसी कहाँ पे दी गई है हमें, रेलिवेंसी हमें कहाँ पे दी गई है, एक सेकंड रुकिए, रेलिवेंसी आपको बताता हूँ अभी। हाँ चलो रेलिवेंसी आ गया तब बताऊंगा, लेकिन अगर रेलिवेंसी के कोई कथन है इस अधिनियम में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो उसको कोई छेड़खानी नहीं करेगी, ये एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है। अब सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन 2, स्पष्टीकरण 2। व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, जब एक व्यक्ति का व्यवहार रेलिवेंट संदर्भित होता है, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, कोई भी कथन उसके सामने जब बोला गया, उसको बोला गया मतलब उसको बताया गया, और इन इस प्रेजेंस या उसकी उपस्थिति में कोई कथन किसी ने बोला गया, ठीक है, उसने वो सुन रहा है नहीं सुन रहा वो मतलब नहीं है, किसी ने बोला कथन और वो व्यक्ति वहाँ खड़ा है जिसका व्यवहार रेलिवेंट हमें करना है, और इन इस प्रेजेंस एंड हियरिंग, और कोई कथन मेड किया गया और जो व्यक्ति है जिसके व्यवहार से हमें छानबीन एग्जामिनेशन करना है तो उसके प्रेजेंस में, उपस्थिति में, और वो सुन रहा था, उसको प्रेजेंट भी था प्लस हियरिंग, वो सुन रहा था उसे, विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट दिस इवेंट, और उस कंडक्ट से क्या हुआ सीधा सीधा, जैसे एक व्यक्ति ने कथन बोला कि भाई जो कल अपराध हुआ था ना, जो कल एक अपराध हुआ था, कल जो किसी व्यक्ति ने बी को गोली मारी थी, तो पुलिस इस कैफे पे आ रही है, उसको व्यक्ति को ढूंढने, उनको पता लग गया है कि गोली किसने मारी थी। अब वो जिसने गोली मारी थी बी को कल रात को, वो वहीं बैठा था, वो एक व्यक्ति का कथन सुन रहा था, और वो क्या हुआ, एकदम से उसने क्या किया, कैफे का बिल भरा और 2 मिनट के अंदर वहाँ से पार हो लिया। तो ये क्या है, ये सीधा रेलिवेंट है कि भाई वो क्यों चला गया वहाँ से, इतनी देर से अच्छे से वो सिप करके अपनी कॉफ़ी पी रहा था, पर जैसे एक व्यक्ति ने बताया जो कल रात को बी को गोली मारी गई थी, पुलिस पार्टी को उस अक्यूज के बारे में, अपराधी के बारे में पता लग गया कि किसी ने गोली मारी थी, अब वो उसको इस कैफे में पकड़ने आ रही है, ठीक है। उन व्यक्तियों को नहीं पता था कि वो ए ही है। अब ए ने वो बात सुनी और तुरंत वो वहाँ से बिल भर के भाग गया। तो इसका मतलब क्या है कि सीधा वो अक्यूज्ड लग सकता है, ठीक है। तो ये है। अब हम सेक्शन 6 की सारी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जो कि इलस्ट्रेशन ए से लेके हम इलस्ट्रेशन के तक सारी पढ़ेंगे, आज कोई दिक्कत नहीं है। मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अभी इन इलस्ट्रेशन में सारी मोटिव भी दिखेगा, प्रिपरेशन भी दिखेगा, प्रीवियस व्यवहार, पहले का व्यवहार, और सब्सिक्वेंट व्यवहार, आने वाला व्यवहार, वो भी दिखेगा, ठीक है। अब आपको मैं साथ साथ बताना चाहूँगा कौन सी इलस्ट्रेशन में कौन सी चीज़ दी गई है। अब देखिए इलस्ट्रेशन ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए का केस चल रहा है कि उसने हत्या की है बी की, ठीक है। तो स्टेट वर्सेस ए, द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी, एक तथ्य है कि भाई पहले भी ए ने सी को मारा हुआ है। डेट बी न्यू डेट ए हैड मर्डर्ड सी, और बी को यह पता था कि ए ने सी को मारा हुआ है। एंड डेट बी हैड ट्राई टू एक्सटोर्ट मनी फ्रॉम ए, और बी ने क्या साजिश रची कि भाई मैं तेरी ये सारी बात कि तूने सी को मार रखा है, सारी बात जनता जनार्दन में पब्लिक में बता दूंगा, तू मेरे को पैसे दे। एक्सटोर्शन कर रहा है कौन, बी ए से एक्सटोर्शन कर रहा है किस बात को बता के कि तूने पहले कभी सी को मारा और दुनियादारी को पता नहीं, मेरे को पता है बस, और तू मेरे को पैसे दे, नहीं तो तेरी बात मैं फैला दूंगा, ठीक है। ब्लैकमेल कर रहा है। अब देखिए, एंड दैट बी हैड ट्राई टू एक्सटोर्ट मनी फ्रॉम ए बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक, और उसको थ्रेटन डरा रहा है कौन, बी ए को डरा रहा है कि मैं तेरी जो ये नॉलेज है कि मेरे पास कि तूने सी को मारा हुआ है और किसी को पता नहीं, पुलिस अथॉरिटीज़ को, मैं सबको बता दूंगा। तो ये क्या है, ये सीधा क्या है, टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक, की तेरे इस कांड की मैं नॉलेज पब्लिक कर दूंगा, जनता जनार्दन में फैला दूंगा। तो ये क्या है, आर रेलिवेंट, तो ये रेलिवेंट तथ्य है केस में, ठीक है। तो सीधे ये क्या दिखाता है, इससे ए जो
ए ने जो बी को मारा, अगर यह पता लग गया कि बी ए को ब्लैकमेल करा था, तो ए के मन में क्या आया, 100% मोटिव बना होगा, क्या बदला लेने की भावना बनी होगी, ये मेरे से एक्सटॉर्शन कैसे कर रहा है, मैं तो पहले ही हत्यारा हूँ, मैंने सी को मारा हुआ, इसको भी मार दूंगा तो क्या होगा। तो ये सीधा सीधा मोटिव दिखा रहा है, ठीक है, इलस्ट्रेशन है। अब इलस्ट्रेशन बी हम पढ़ते हैं। ए सूज बी अपॉन अ बॉन्ड, ए बी पर केस चलाता है एक बॉन्ड के लिए, भाई कुछ पैसों का बॉन्ड होगा, फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, और वो बॉन्ड किसका है, वो ऑब्वियसली भी मैंने बताया पैसों से संदर्भ, पेमेंट ऑफ मनी की, मनी पे करने हैं, किसको पे करने हैं, बी को, ए को पे करने, ठीक है, ए को रिसीव करने हैं, बी को पे करने हैं, ठीक है। बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, बी मना कर रहा है कि मैंने कोई बॉन्ड ही नहीं काटा, मैंने कोई बॉन्ड मैं किसी बॉन्ड में एंटर ही नहीं हुआ, वो मना कर रहा है बी। द फैक्ट डेट, अब तथ्य क्या है केस के, एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज एलिज्ड टू बी मेड, जिस टाइम वो बॉन्ड मुचलका भरा गया था, बी रिक्वायर्ड मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, बी को पैसों की जरूरत थी, और एक पर्टिकुलर पर्पज जो वो उसने पर्पज जिससे वो पैसे लेने वाला था, उसने सबको बताए होते, उन्होंने नहीं दिए, पर ए ने दे दिए। तो क्या हुआ, अब ये क्या है, आर इज रेलिवेंट, तो ये फैक्ट भी रेलिवेंट है कि भाई ए ने बी पर मनी रिकवरी का केस चला एक बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, भाई ए ने पैसे दे दिए होंगे उसको बी को, और बी ने बदले में एक बॉन्ड दे दिया होगा, ठीक है। अब बॉन्ड की जब ड्यू डेट आई होगी, बॉन्ड की जब डेट नियर आई होगी एग्जीक्यूट करवाने की, तो ए ने प्रेजेंट किया होगा, वो भाई उसमें पैसे होंगे नहीं, तो क्या होता है, और बी अब पैसे दे नहीं रहा, तो बी मना करता कि मैंने तो कभी बॉन्ड भरा ही नहीं, मेरे को तो ए को कोई पैसे देने ही नहीं, और एक्चुअल में उसने भरा था। तो अब क्या दिखाता है तथ्य, ए क्या शो करता है अपने केस में तथ्य कि जी जब मैंने इसको पैसे दिए और ये बी मेरे साथ बॉन्ड में आया, तो इसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए थी। देखो ये सारे व्यक्ति मैं लेके आया हूँ, ये इनके पास भी गए थे पैसे लेने, तो ये क्या है, ये भी रेलिवेंट है, संदर्भित फैक्ट है एक सिविल केस में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन सी। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, ए का केस चल रहा है कि उसने बी को जहर दे के मारा है, तो स्टेट वर्सेस ए केस चल रहा है। अब देखिए द फैक्ट डेट, एक तथ्य है, क्या है, बिफोर द डेथ ऑफ बी, की जान जाने से पहले, बी की मतलब बी की मृत्यु होने से पहले, ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू बी इज रेलिवेंट, ए ने खरीदा था, प्रोक्योर्ड करा था पॉइजन जो कि बिल्कुल सिमिलर है, जिससे कि टू दैट विच वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू बी, जिससे कि बी को दिया गया था वो पॉइजन, ए ने वह पॉइजन खरीदा था, और कब खरीदा था, बिफोर द डेथ ऑफ बी मरा नहीं था, उससे पहले खरीदा था, ये दिखाया जाता है। तो कौन दिखाएगी, ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन पार्टी दिखाएगी कि भाई ए का केस चल रहा है कि उसने बी को जहर देके मारा है, ठीक है, और बी जब मरा नहीं था तो उससे पहले ए मार्केट में जहर लेता घूम रहा था, बिल्कुल उस तरह का जिससे बी मरा है। तो ये क्या है, सीधा सीधा ये भी रेलिवेंट है, संदर्भित तथ्य, और सीधा सीधा कौन से कैटेगरी में फॉल कर गई, प्रिपरेशन बनी गई, प्रिपरेशन तैयारी करी ए ने, ठीक है, जहर खरीदा मार्केट से और फिर बी को दे दिया जिससे वह मरा। प्रोसिक्यूशन पक्ष दिखाएगा केस में कि भाई जज साहब ये देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सीधा सीधा ए, अब बी मरा नहीं है, ठीक है, बी मरा नहीं, और बी जिस जहर से मरा है वो ए 2 दिन पहले खरीद कर लाया था, तो प्रिपरेशन इसमें सीधा सीधा शो हो रही है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन डी ऑफ सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है, वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, कि ये जो एक दस्तावेज है, क्या ये वसीयत है ए की। द फैक्ट डेट, एक तथ्य अब दिखाया जाता है, क्या, नॉट लॉन्ग बिफोर, कुछ समय पहले नहीं, द डेट ऑफ द एलिज्ड विल, कुछ समय बहुत समय पहले नहीं, लेकिन जो डेट है ना जो एलिज्ड विल की, उस वसीयत की, जो जिस दिन पर वो वसीयत बनी हुई है, ठीक है। ए मेड इंक्वायरी इनटू मैटर्स टू विच द प्रोविजंस ऑफ द एलिज्ड विल रिलेट, ए ने इंक्वायरी करी थी, ए ने जांच पड़ताल करी थी, पूछताछ करी थी, और जिस मैटर पर, जिस मुद्दे पर वो विल वसीयत बनी हुई है, ठीक है, ए ने इंक्वायरी करी थी। डेट ही कंसल्टेड एडवोकेट्स इन रेफरेंसेस टू मेकिंग द विल, कि ए ने क्या करा था, एडवोकेट्स, वकीलों के पास गया था, और किस संदर्भ में उनसे बातचीत करती थी कि जी विल मैं अपनी वसीयत कैसे बनाऊं, अपनी प्रॉपर्टी का कैसे विभाजन करूं, आप बताइए क्या क्या मेरे से, मतलब उसने लीगल एडवाइस ली थी एडवोकेट से, यह दिखाया जाता है जिस दिन विल बनी हुई थी उसी दिन, उससे 2-3 दिन पहले उसने एडवोकेट्स की लीगल एडवाइस ली थी। तो ये क्या है, एक तथ्य है, और आगे पढ़िए। एंड दैट ही कॉज्ड ड्राफ्ट्स ऑफ अदर विल टू बी प्रिपेयर्ड, और उसने जो यह विल है ना, जो प्रश्न में है यह विल, जो वसीयत, इससे मिलती जुलती और भी विल्स बनवाई थी, पर वो फाइनल नहीं की थी, वो ड्राफ्ट में थी, ठीक है, मतलब वो फाइनल नहीं की थी, उनमें से एक सेलेक्ट की विल और वो उसने वो करी, एग्जीक्यूट करी, ठीक है, ऑफ विच ही डिड नॉट अप्रूव, तो जो और ड्राफ्ट थे, जो और विल्स थी, वसीयत थी, उन विल्स को उसने ए ने अप्रूव नहीं किया, एक ही विल को, वसीयत को उसने अप्रूव किया जो क्वेश्चन में है। आर रेलिवेंट, तो ये सारी चीजें क्या है, रेलिवेंट है, संदर्भित रखती है केस से। तो सीधा सीधा ये क्या है, सीधा सीधा ये क्या है भाई, ये प्रीवियस कंडक्ट भी है,
पहले का व्यवहार भी है, ठीक है, और प्रिपरेशन भी है कि भाई विल पहले बना दी थी, अब उसी पे फ्यूचर वाले टाइम में अब उस विल पर कोई क्वेश्चन उठा रहा है। अब वो क्वेश्चन जो उठा रहा है, तो जो जो क्वेश्चन का आंसर देगा वो क्या करेगा, वो उस एडवोकेट को बुला के लाएगा जिसको जिसको ए ने कंसल्ट किया था, ए जिसके पास गया था विल की जानकारी लेने के लिए, भाई कैसे बनाऊं, क्या होना चाहिए, तो उसको लेके आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है, रेलिवेंट है ये, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन डी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन ई ऑफ सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भाई सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल केस में, सिविल केस में, फैमिली लॉ में, हर जगह इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अब देखिए इलस्ट्रेशन ई, तभी मैं ये सारी इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ क्योंकि इलस्ट्रेशन सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एग्जाम्स में आएंगी, क्योंकि सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट की जो इलस्ट्रेशन एग्जाम्स में प्री में हमें देखने के लिए मिलती थी, अभी 100% जो आने वाले प्री हमारे आने वाले जो आगे, उसमें सारी इलस्ट्रेशन सेक्शन 6 की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और आएंगी जरूर। अब देखना इलस्ट्रेशन ई, ए इज अक्यूज ऑफ अ क्राइम, ए दोषी है एक क्राइम का, मतलब उसमें उसको सजा 6 महीने से कम मिलने वाली, मतलब क्राइम किया उसने, ठीक है। द फैक्ट दैट, अब तथ्य दिखाया जाता है क्या, इधर बिफोर कि क्राइम से पहले, और एट द टाइम ऑफ, या जिस टाइम वो क्राइम कर रहा था उस टाइम, और आफ्टर द एलिज्ड क्राइम, या क्राइम करने के बाद, ए प्रोवाइडेड एविडेंस which would tend to give to the facts of the case an appearance favorable to himself। ए ने कोई ऐसा एविडेंस प्रोवाइड किया था जो कि एविडेंस ऐसा प्रोवाइड किया था जिस, मतलब भाई इंक्वायरी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सॉरी, तो ए ने एक ऐसा एविडेंस प्रोवाइड किया था एक तथ्यों का जो कि उसके फेवर में था, उस पर ही केस चल रहा है, उस पर ही एक क्राइम का केस चल रहा है के ऊपर, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने एक पुलिस पार्टी को ऐसा एविडेंस प्रोवाइड किया था जो उसके ही फेवर में है, मतलब सेल्फ सर्विंग एविडेंस उसने पुलिस पार्टी को प्रोवाइड किया था। अब देखिए क्या होता है, और डैट ही डिस्ट्रॉयड और कंसील्ड एविडेंस, या उसने उस क्राइम, ए ने उस क्राइम से रिलेटेड कोई एविडेंस को छुपा लिया है, कंसील कर लिया है, और डैट ही डिस्ट्रॉयड एविडेंस, या उसने कोई एविडेंस जो उस क्राइम से संदर्भित था उसको नष्ट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, और प्रिवेंटेड द प्रेजेंस, या किसी गवाह की, उसने जो क्राइम जिसने होते हुए देखा था उसकी प्रेजेंस को, उपस्थिति को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस पार्टी के सामने प्रिवेंट कर रहा, रोक रहा है, उसको कोर्ट में ट्रायल से आने से रोक रहा है। तो ये सब क्या है, ये देखिए आगे, और प्रोक्योर्ड द एब्सेंस ऑफ पर्सन हु माइट हैव बीन विटनेसेस, या रोका गया है उन गवाहों को जो विटनेस है उस केस के, उसके उन्होंने क्राइम होते हुए देखा है कि ये नहीं भाई कोई क्राइम किया है, उनको रोक रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, और सबॉन्ड पर्सन्स टू गिव फॉल्स एविडेंस रिस्पेक्टिंग इट आर रेलिवेंट, या फिर उसने ए ने लालच दिया है विटनेसेस को जो क्या करते हैं, सीधा जो केस में गवाही देंगे ना कि जिसके जो ए स्टेटमेंट से ये केस चला हुआ है उसको सजा हो जाएगी, वो उनको लालच देता है, सबॉन्ड करता है, मतलब सबॉन्ड करता है, मतलब सबॉन्ड होता है, वॉर्न करता है, या फिर लालच देता है, चेतावनी देता है कि मत आना नहीं तो मेरी जेल हो जाएगी। तो ये क्या है, सीधा क्या है भाई, उसने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया तो ये प्रीवियस कंडक्ट आ गया, उसने विटनेसेस को सबॉन्ड किया तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट आ गया, उसने एविडेंसेस को क्या किया, कंसील किया तो ये भी प्रीवियस कंडक्ट आ गया, ठीक है। और क्या किया उसने भाई, अगर वो क्या कर रहा है, उसने पुलिस पार्टी को एक ऐसा सेल्फ सर्विंग एविडेंस दिया था जो कि क्या है उसके फेवर में है, मतलब वो सेल्फ सर्विंग एविडेंस कभी भी अक्यूज कोई कोर्ट मानता नहीं है। अगर कोई दोषी क्राइम करके खुद ही अपने उसमें देगा कि भाई मैं तो वहाँ था, मैं तो यहाँ था, और एविडेंस पेश कर रहा है, बिल अपने होटल के बिल ला रहा है, कुछ भी ला रहा है, क्या पुलिस पार्टी ने पूछा तुझसे भाई, जब लिखे यो पहले ही तूने अपने सेल्फ सर्विंग एविडेंस क्यों पेश किए, तो ये भी तेरा सब्सिक्वेंट प्रीवियस कंडक्ट दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा था इलस्ट्रेशन ई ऑफ सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन एफ। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न है, क्या है, वेदर ए रोब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा है। द फैक्ट्स डेट, तथ्य दिखाते हैं क्या, आफ्टर बी वॉज रोब्ड, जब बी को लूट लिया गया था, सी सेड इन एज प्रेजेंस, सी ने ए की प्रेजेंस में बोला, क्या बोला, द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द पर्सन हु रोब्ड बी, पुलिस आ रही है उस व्यक्ति को ढूंढने जिसने बी को लूटा है। एंड दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स ए रैन अवे, और इमीडिएटली यह सुनने के बाद ए भाग गया, और क्या किया उसने, वो भाग गया वहां से उस स्पॉट से। तो ये क्या है, आर रेलिवेंट, तो ये भी संदर्भित तथ्य है। सीधा किससे रिलेट करते हैं, सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन 2 के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण 2 के साथ ये सीधे रिलेट कर रहा है। ये वाला एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल,
इलस्ट्रेशन एफ, ठीक है। तो क्या दिखता है इसमें हमें, वन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, तो भाई कंडक्ट रेलिवेंट था उसका ए का। एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, भाई उसने सी ने एक स्टेटमेंट भी मेड करी थी किसके, ए की प्रेजेंस में, ठीक है। और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग, और वो सुन भी रहा था। विच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलिवेंट, और भाई सुनने के बाद वो सीधा भाग गया ना, उसके कंडक्ट को अफेक्ट किया ना, उसने नतीजा पहुंचाया ना, तो भाग गया, तो वो क्या है, रेलिवेंट है, संदर्भित है, ठीक है। तो अब इलस्ट्रेशन जी ऑफ सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, वेदर ए ओज बी 10,000 रुपीज, क्या एक ए ने बी के 10,000 रुपये लिए हुए हैं, ये क्वेश्चन उठता है। द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लैंड हिम मनी, एक तथ्य दिखाया जाता है, ऑब्वियसली बी दिखाएगा, क्या दिखाया जाता है कि जी ए ने सी से भी पैसे मांगे थे, ठीक है, टू लैंड हिम मनी, और ए ने सी से पैसे मांगे थे कि उसे वो पैसे उधार दे दो, ठीक है। एंड डी सेड टू सी इन एज प्रेजेंट, और डी ने सी को बोला था, और डी ने सी को बोला था, और ए की प्रेजेंस में बोला था, कोई डी ने भाई सी को सुझाव दिया होगा और ए की प्रेजेंस में दिया था, क्या, एंड हियरिंग, और क्या दिया था, जो ए सुन रहा था, मतलब वहां उपस्थित था और सुन रहा था, जो डी सी को बोल रहा था, क्या बोला डी ने सी को, आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए, मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि यकीन मत करो ए पर, फॉर ही ओज बी 10,000 रुपीज की, इसने भाई बी से भी 10,000 रुपये लिए हुए हैं, ठीक है। एंड डेट ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर, और ए भाग गया, और वे ए अब यह सुनकर चला गया दूर, और कोई उसने उत्तर नहीं दिया, तो ये क्या है, आर रेलिवेंट फैक्ट्स, तो ये संदर्भित तथ्य हैं, ठीक है। तो ये संदर्भित तथ्य हैं। तो मोटा मोटा इसमें बात ये है कि पहले तो ए ने बी से 10,000 रुपये ले लिए, फिर बाद में ए किसी सी से भी 10,000 रुपये लेने गया, पर डी ने मना कर दिया सी को कि भाई मैं तेरे को एडवाइस करता हूँ, तू ए को पैसे मत दे, क्योंकि इसने बी के भी पैसे लिए हो 10,000 रुपये, और ये उसकी हियरिंग में बोला, उसकी प्रेजेंस और हियरिंग में बोला ए की, तो ये क्या है, सीधा सीधा यह सुनकर बिना उत्तर दिए हो ए वहां से चला गया, तो ये क्या है, ये रेलिवेंट फैक्ट है। अगर भाई उसने ए ने बी के पैसे नहीं ले रखे होते, यह प्रश्न नहीं उठता, तो वो जवाब देता मुड़कर, भाई मैंने कौन से पैसे लिए हुए हैं, मैं तो तेरे से पैसे लेना हूँ, तू मेरे को और किसी का कर्जदार बता रहा है, तो नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, वो वहां से उठकर चला गया, तो ये रेलिवेंट फैक्टर, ये संदर्भित तथ्य है उस केस में, सिविल केस में, ठीक है। तो अब देखिए इलस्ट्रेशन एच हम पढ़ेंगे। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, क्या ए ने एक क्राइम किया है जिसमें उसको जेल कटवानी जाएगी 6 महीने से कम, ठीक है। द फैक्ट दैट ए अब्सकॉन्डेड, एक तथ्य कि ए तो भाग गया था, एक्सपॉन्ड हो गया था, मतलब फरार हो गया था, आफ्टर रिसीविंग अ लेटर, और क्यों वो भाग गया था, जब उसको एक पत्र रिसीव हुआ था, उसमें क्या लिखा होता, वार्निंग ए दैट इंक्वायरी वाज बीइंग मेड फॉर द क्रिमिनल, और उसमें लेटर में, एक पत्र में वार्निंग थी कि वार्निंग ए दैट इंक्वायरी वाज बीइंग मेड फॉर द क्रिमिनल, उस लेटर में क्या लिखा होता, कोई ए को वार्न कर रहा था कि भाई एक इंक्वायरी की जा रही है जिसने वो ऑफेंस किया था, क्राइम किया था उस क्रिमिनल के लिए, ठीक है। एंड द कंटेंट्स ऑफ लेटर्स आर रेलिवेंट, तो अब उस जो कंटेंट है, जो शब्द लिखे होते हैं उस लेटर में, सब्सटेंस लिखी होती है उस पत्र में, वो रेलिवेंट है, वो बहुत जरूरी है कि क्या वार्निंग थी उसमें, और क्या वार्निंग वो पढ़कर ए वहां से भाग गया था, एब्सकॉन्ड कर गया था, फरारी पर चला गया था, तो ये वो लेटर्स की कंटेंट बहुत ही रेलिवेंट है, ठीक है। और वो लेटर किसने भेजा ए को, वो भी बहुत रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा किस में आता है, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आता है, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन आई, ए इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, ए दोषी है एक क्राइम का, मतलब उसमें सजा उसको 6 महीने से जेल कटवाई जाएगी। द फैक्ट्स दैट, अब तथ्य दिखाई जाते हैं, आफ्टर द कमीशन ऑफ द एलिज्ड क्राइम, जब कमीशन हो गया था एक उस क्राइम का, जब वो क्राइम का कमीशन हो गया था, मतलब लास्ट स्टेज हो गई थी, ए एब्सकॉन्डेड, ए भाग गया था, ए फरार हो गया था, और वॉज इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या जो क्राइम से संदर्भित प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, वो ए की पोजेशन में मिली, और द प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द क्राइम, या फिर भाई जो प्रोसीड्स थे, जैसे उसने मान के चलो कोई बैंक में लूटपाट करी, तो उसके प्रोसीड्स, वो बैंक की जो करेंसी थी, जो नोट्स थे, वो उसकी पोजेशन में मिला, तो ये क्या है, प्रोसीड्स एक्वायर्ड बाय क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय क्राइम, वो एक ही पोजेशन में मिले, मतलब प्रोसीड्स, ठीक है। मान के चलिए उसने कोई संपत्ति कोई मटेरियल उठाया था घर में से और वो बेच दिया, अब उसके प्रोसीड्स किसके पास मिलेंगे, ए के पास ही मिलेंगे, ठीक है। बेचेगा तो चोर मार्केट में, उसको पैसे दे देंगे वो, ठीक है। और अटेम्प्टेड टू कंसील थिंग्स विच वर, या फिर उसने जो क्राइम की जो चीजें चुराई गई थी, या फिर जो भी कुछ एक्वायर की गई थी, उसने कंसील, छुपाने की कोशिश की है ने वो, ठीक है। और माइट हैव बीन यूज्ड इन कमिटिंग इट, या फिर उसने जो क्या किया और माइट हैव बीन यूज्ड इन कमिटिंग इट आर रेलिवेंट, तो ये सारे के सारे तथ्य रेलिवेंट है, ठीक है। ये क्या दिखाते हैं, सीधा सीधा सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखाते हैं ए का, कि उसने चोरी की, उसने कुछ भी मटेरियल अपनी पोजीशन में रखा, और जो कि क्या है सीधा सीधा
कमीशन ऑफ क्राइम से सीधा सीधा वो संदर्भित रख रही है प्रॉपर्टी, और क्राइम करने के बाद तुरंत ए भाग गया, तो अब्सकॉन्ड कर गया, तो फरारी पर चला गया। तो ये क्या है, सारे रेलिवेंट संदर्भित तथ्य हैं, ठीक है। अब इलिस्ट्रेशन जे हम पढ़ेंगे, ये थोड़ी लंबी है, इसको अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, वेदर ए वॉज रेप्ड, क्या ए का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, ए भाई कोई महिला होगी। द फैक्ट दैट, अब फैक्ट दिखाया जाता, तथ्य दिखाए जाते, क्या दिखाए जाते हैं, ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन दिखाएगा। शॉर्टली आफ्टर द एलेज्ड रेप, की रेप से जल्द पहले, सॉरी रेप से थोड़ी सी देर के बाद ही, ए मेड अ कंप्लेंट रिलेटेड टू क्राइम, कि ए ने एक कंप्लेंट, एक दरख्वास्त मेड की थी, और उसमें वो क्राइम से रिलेटेड क्या, कि मेरा रेप हुआ है, ये दरख्वास्त मेड की थी। शॉर्टली आफ्टर, बस तुरंत बाद ही। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेंट वॉज मेड, भाई वो हालात और उस वो कौन से टर्म्स, कौन सी कंडीशन में ए पुलिस थाने में आई थी या पुलिस ऑफिसर उसके पास गए थे, वो सारे रेलिवेंट होंगे, आर रेलिवेंट, ठीक है, वो रेलिवेंट होंगे। भाई अब किसी लड़की का रेप हुआ पड़ा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है, अब वो कुछ स्टेटमेंट मेड करती है, तो सर्कमस्टेंसेस क्या दर्शाएंगे, भाई डॉक्टर बोलेंगे यस सर इट इज़ अ 100% केस ऑफ अ रेप, ठीक है। अब ये क्या सर्कमस्टेंसेस दिखा रहे हैं पुलिस ऑफिसर को, बहुत रेलिवेंट फैक्ट्स दिखा रहे हैं कि भाई हाँ शी इज बीइंग सब्जेक्टेड टू रेप, ठीक है। अब देखिए आगे, द फैक्ट दैट, अब एक और तथ्य दिखाया जाता है, विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट, कोई उसने, ए ने जिसका रेप हुआ था उसने कोई कंप्लेंट नहीं की, उसने क्या कहा, ए सेड दैट ए हैड बीन रेप्ड इज नॉट रेलिवेंट, ए ने बोला कि भाई मेरा बलात्कार हो गया, उसने कोई कंप्लेंट मेल नहीं की, इज नॉट रेलिवेंट, तो यह संदर्भित नहीं है। एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन, तो इसमें कोई कंडक्ट नहीं, व्यवहार नहीं दिखेगा उसका, ठीक है, महिला ए का। दो इट मे बी रेलिवेंट एज अ डायरेक्ट डिक्लेरेशन अंडर क्लोज ए ऑफ सेक्शन 26, भाई अगर उस रेप के कारण अगर वो कंप्लेंट नहीं देती और वो बस ये बताती है, अपनी स्टेटमेंट देती है, और वो थोड़े दिनों बाद मर जाती है या तुरंत मर जाती है, उसका भाई ऐसा कोई हीनियस रेप हुआ होगा, तो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट हो सकती है। कौन से सेक्शन के अंतर्गत हो सकती है, सेक्शन 26 क्लोज ए के अंतर्गत उसकी डाइंग डिक्लेरेशन संदर्भित रख सकती है ए की, अगर उसने कंप्लेंट नहीं दी थी और वो सबको वैसे बताती कि मेरा रेप हुआ है, मेरा बलात्कार हुआ है, बस, तो ये ठीक है। और एज कोरोपरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 160, या फिर कोरोपरेशन के मदद आ सकती है उसकी इसकी प्रीवियस स्टेटमेंट, प्रीवियस कंडक्ट, कौन से सेक्शन के अंदर। कोरोपरेशन क्या होती है कि भाई जो एक स्टेटमेंट जो एक व्यक्ति ने पहले दी थी, अब वो स्टेटमेंट दोबारा ट्रायल में दे रहा है, तो जज उसका कोरोपरेशन करता है, मतलब क्या माहौल बन रहा है, क्या स्टेटमेंट जो इसने पहले दी थी, क्या अब वो स्टेटमेंट फिर से ट्रायल स्टेज में वही की वही बोल रहा है, ठीक है, पुख्ता स्टेटमेंट बोल रहा है, तो वो कोरोपरेशन के भी काम आ सकती है सेक्शन 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इलस्ट्रेशन जे। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन के। अब देखिए, द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न उठता है, वेदर ए वॉज रोब्ड, क्या ए को लूटा गया। द फैक्ट दैट, एक तथ्य दिखाया जाता है, सून आफ्टर द एलेज्ड रॉबरी, कि जैसे ही लूटपाट हुई तो उसके बाद क्या हुआ, ए मेड अ कंप्लेंट रिलेटेड टू ऑफेंस, ए ने एक दरख्वास्त पुलिस पार्टी को एक दरख्वास्त मेड की इस ऑफेंस से रिलेटेड, अपराध से रिलेटेड, कि उसको लूटा गया है। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच, अब भाई हालात जिसमें कंप्लेंट मेड की गई, भाई वो आया, भागा आया, हाफता हुआ आया, गिरता पड़ता हुआ आया, बाइक पे आया, चीखता चिल्लाता हुआ थाने में, रोता हुआ आया, ये सारे क्या सर्कमस्टांसेस है, यही दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं आगे देखिए। एंड द टर्म्स इन विच, और भाई वो कैसे, किस वे में वो आया, ठीक है। द कंप्लेंट वॉज मेड, दरख्वास्त मेड की गई, आर रेलिवेंट, तो ये भी संदर्भित तथ्य है। द फैक्ट दैट ए सेड ही हैड बीन रोब्ड, तथ्य, एक तथ्य बताया गया है कि ए ने बोला कि भाई मेरे को पुलिस ऑफिसर साहब, मेरे को तो लूट लिया गया, मेरे ऊपर तो किसी ने डाका मार दिया, विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट, तो उसने ये जो फैक्ट है कि मेरे को लूट लिया गया, उसने ये फैक्ट बस ऐसे किसी को बताया और उसने कोई कंप्लेंट, दरख्वास्त नहीं की, इज नॉट रेलिवेंट, तो अब ये संदर्भित नहीं होंगे उस केस में। एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन, तो ये कोई कंडक्ट नहीं दर्शाएगा ए का कि भाई उसको लूटा गया था, उसने कंप्लेंट मेड क्यों नहीं की, भाई किसी व्यक्ति को लूटा जाता, रोब किया जाता, तो ऑब्वियसली कंप्लेंट करेगा, पर उसने नहीं की, तो ये रेलिवेंट नहीं रहेंगे केस में, ठीक है। दो इट मे बी रेलिवेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर क्लोज ए ऑफ सेक्शन 26, पर ये फिर भी डाइंग डिक्लेरेशन के काम में आ सकते हैं सेक्शन 26 क्लोज ए के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, और एज कोरोपरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 160 इंडिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या फिर कोरोपरेशन के काम आ सकते हैं एक ही स्टेटमेंट सेक्शन 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। अब मान के चलिए ए को लूटा गया, अब ए को ऐसी कोई गुमचोट मार दी गई जिसकी वजह से वो बिल्कुल मैसिव पेन में है, अब वो कंप्लेंट भी मेड नहीं कर रहा है, पर सबको बताता हुआ घूम रहा है, भाई मेरे कम से कम 2 लाख रुपए थे और मेरे को एक व्यक्ति ने ऐसी गुमचोट मारी हुई है, मेरे गले पे, मेरे टेटुए पे, मेरे नेक पे यहाँ मारी है, और मेरे को बहुत दर्द हो रहा है,
तो अब वो क्या है, और मेरे को लूटा गया है। अब वो 2-3 दिन बाद मर जाता है, उसने कंप्लेंट अभी मेड नहीं की है पुलिस पार्टी को, तो क्या होता है, अब ये स्टेटमेंट उसकी रेलिवेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब वो मरता नहीं, अगर बस बात ही बताता रहता तो वो रेलिवेंट नहीं होती। अब वो मर गया ना, तो उसकी ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन बन जाएगी, और सेक्शन 26 क्लोज ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट हो जाएंगी, और कोरोबरेशन के भी काम आएंगी सेक्शन 160 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो ये हमारी हुई आज की पूरी सेक्शन 6 की मैंने पूरी इंटरप्रिटेशन बताई रैपिड डिटेल्ड क्लास में, और सारी की सारी इलस्ट्रेशन करवाई, ठीक है। इलस्ट्रेशन A to लेके इलस्ट्रेशन K तक करवाई, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे, अब हमारा नोट्स का ये अब आधे घंटे में देखो मैंने ये पूरा समझाया सारी इलस्ट्रेशन। अब हम नोट्स को है ना बाद में करेंगे, जब बाद में मेरी ये बेयर एक्ट क्लास खत्म हो जाएगी, जब नोट्स को बाद में करेंगे। पहले भाई बेयर एक्ट रीडिंग जरूरी है, ठीक है, नोट्स को बाद में देख लेंगे, ओके। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, चलो हम सेक्शन 6 के जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो नीचे केस लॉज वगैरह और कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में जो 2-3 लाइन में लिखी गई जजमेंट लिखी गई, ये और पढ़ लेते हैं, ये भी काम की होती है कभी कभी। देखिए अब केस लॉ हम पढ़ते हैं, अब सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट पे केस लॉ है। देखिए, अक्यूज्ड आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम अपीयर्ड एट पुलिस स्टेशन। अक्यूज्ड ने, अपराधी ने जैसे ही क्राइम कमिट किया तो वो उसने अपनी हाजिरी दी पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में वो आ गया, एंड नरेटेड द अकरेंस, और उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे अकरेंस, कैसे कैसे घटना घटित हुई उस अपराध की, ठीक है, क्राइम की। ही लीड द पुलिस पार्टी टू हिज हाउस इन प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस, और अब वो अक्यूज्ड ही पुलिस पार्टी को कहाँ लेके गया, अपने घर में लेके गया, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, और गवाहों की मौजूदगी में उसने क्या बताया, एंड शोड द डेड बॉडी ऑफ हिज वाइफ, और उसने दिखाया कि ये देखो जी मेरी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द वेपन ऑफ ऑफेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर, और हथियार जिससे उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था, जिस उसकी वाइफ का डेथ हुई थी, वो हथियार भी पुलिस पार्टी को दिखाया विटनेसेस के सामने। हु सीज्ड इट बाय प्रिपेयरिंग सीजर लिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। अब पुलिस पार्टी ने ऑफेंसिव वेपन को, जो ऑफेंस में यूज होता, क्राइम में यूज हुआ था, उस वेपन को सीज कर लिया, जब्त कर लिया, और किनकी मौजूदगी में किया, गवाहों की मौजूदगी में किया। अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड एट द पुलिस स्टेशन एंड इज गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज एडमिसिबल अगेंस्ट हिम एज एविडेंस ऑफ हिज कंडक्ट। ये लीजिए, अब जो हाजिरी दी थी किसने, अक्यूज्ड ने पुलिस थाने में, एंड हिज गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसने इन्फॉर्मेशन जानकारी दी इस ऑफेंस के बारे में कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी घर पे पड़ी है, और वो पुलिस पार्टी को अपने घर पे ले गया, तो वो क्या है, इज एडमिसिबल अगेंस्ट हिम, उसके प्रति स्वीकार कर ली जाएगी, एडमिसिबल है, वो एडमिसिबल है कोर्ट में कि हाँ भाई ये क्या है, अगेंस्ट हिम, किसके विरुद्ध, उस व्यक्ति के विरुद्ध, एज एविडेंस ऑफ हिज कंडक्ट, और ये सबूत है किसका, उस व्यक्ति के जो पुलिस थाने में अपनी अपीयरेंस दे रहा है, और क्राइम की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पुलिस पार्टी को अपने घर ले जा रहा है, डेड बॉडी दिखा रहा है, और ऑफेंस का वेपन भी जमा करवा रहा है, और दिखा रहा है ये ऑफेंस का वेपन है, तो ये क्या है, ये सीधा सीधा सबूत है उसके कंडक्ट का। और कौन से कंडक्ट का, ऑब्वियसली इसमें प्रीवियस कंडक्ट भी दिखने को आ रहा है, इसमें सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी दिखने को आ रहा है। प्रीवियस कंडक्ट तो भाई उसने क्राइम कर दिया, और वो क्राइम में वो एक ऐसे गिल्ट में है कि भाई उसने अपनी वाइफ को मार दिया, पर वो अब थाने में जाके पूरी कन्फेशन दे रहा है, पूरा अपने आप को सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दे रहा है। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट ही रेलिवेंट होती है केस में कि जी मैंने मार दिया, आप चलो मेरे घर पे, डेड बॉडी आपको दिखाता हूँ और वो वेपन भी देता हूँ। तो ये क्या है, सीधा सीधा उस केस में ट्रायल केस में, ट्रायल प्रोसीडिंग में जो ए के खिलाफ चलेगी, जो उस व्यक्ति के खिलाफ चलेगी जिसने अपनी वाइफ को मारा है, सीधा सीधा सबूत बनेगा उसके खिलाफ ये। तो ये कौन से केस लॉ में हेल्ड किया गया था, ये हेल्ड किया गया था तपस सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा 2012 सुप्रीम कोर्ट। तो कौन से केस लॉ में हेल्ड किया गया था ये, तपस सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा 2012 सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट नोट, कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, व्यवहार और आने वाला व्यवहार, ठीक है। आप देखते हैं कंडक्ट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट, जो कंडक्ट जो व्यवहार एडमिसिबल है इसमें सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट में अब वो हट नहीं रहेगा हमारा। सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो व्यवहार रेलिवेंट है, संदर्भित है, वो देखिए एडमिसिबल है, स्वीकारोक्ति है। मस्ट बी सच दैट इट हैज अ क्लोज नेक्सस विद अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। वो व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उसका बहुत ही सॉलिड कनेक्शन होना चाहिए, और सॉलिड कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, या तो फैक्ट इन इशू के साथ या फिर रेलिवेंट फैक्ट के साथ। मतलब फैक्ट इन इशू ऑब्वियसली वही जो सब्सटेंटिव लॉ, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा प्रावधान दिए गए हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स, एक्ट सीडीएस की रिक्वायरमेंट, ठीक है, या तो वो होना चाहिए, और या तो सीधा सीधा नेक्सस सॉलिड कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, किसी रेलिवेंट तथ्य के साथ जो उस केस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये किस में हेल्ड किया गया था,
स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें ऐड किया गया था ये कि भाई जो कंडक्ट है, जो सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट होगा, एडमिसिबल होगा, तो वो सीधा सीधा उसका क्लोज नेक्सस होना चाहिए फैक्ट इन इशू के साथ और रेलिवेंट फैक्ट के साथ। ये किस में ऐड किया गया था, दोबारा बता रहा हूँ, स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू में, ठीक है, 2005 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये एक और हम केस लो पढ़ते हैं अब, कंडक्ट एज अ फैक्ट, अब व्यवहार तथ्य की तरह। व्हेन अ पार्टी मेक्स अ क्लेम, जब एक पार्टी, ऑब्वियसली सिविल सूट की बात हो रही है, जब एक पार्टी क्लेम मेक करती है, मतलब कुछ डिमांड करती है कोर्ट में, बेस्ड अपॉन रेवोकेशन ऑफ अर्लियर विल, और वो क्लेम, वो डिमांड किसके आधार पर करती है, कोई एक वसीयत थी, वो रिवोक हो चुकी है, उसके बिहाफ पे, एक रिवोक्ड वसीयत के बिहाफ पे कोई क्लेम किया जाता है कोर्ट में, एज इंडिकेटेड इन अ सब्सिक्वेंट विल, और वो जो क्लेम, जो वसीयत पुरानी थी वो रिवोक हो चुकी है, लेकिन अब एक सब्सिक्वेंट विल में क्लेम किया जाता है कि वो जो पुरानी विल में जो चीजें लिखी गई थी वो सब्सिक्वेंट विल में भी है। देखिए, सेड एक्नॉलेजमेंट ऑफ फॉर्मर वुड पार्ट ऑफ कंडक्ट लीडिंग टू अ रेलेवेंट फैक्ट विज विज फैक्ट इन इशू, वी प्रभाकरा वर्सेस बसवराज के 2022 सुप्रीम कोर्ट। तो जो उसका कंडक्ट है भाई, वो पहली वसीयत में क्या लिखा हुआ है, वो उसमें कितना इंटरेस्टेड है, अब सब्सिक्वेंट विल में उसके प्रति उसकी राइट्स को कितना एलोबरेट किया हुआ है टेस्टेटर ने, ठीक है, टेस्टेटर ने, तो वो सारा कंडक्ट में रेलिवेंट हो जाएगा। ये कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था, ये किया गया था वी डॉट प्रभाकरा वर्सेस बसवराज के, ठीक है, बसवराज के 2022 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ हमारा आज होता है पूरा सेक्शन 6 कंप्लीट भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। अब नोट्स में तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 7, और आज का हमारे लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। मैं इसके सेक्शन 7 की पूरी बॉडी पढ़ाऊंगा, इसके सारे इलस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा, और जो इसके नीचे केस लॉज दिए गए हैं वो सारे केस लॉज पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए डियर। हाँ, आज हम सेक्शन 7 करेंगे। मैं एक बार वाटर ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू वाटर ब्रेक के लिए, थैंक यू। चलो अब सेक्शन 7 पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। सेक्शन 6 में कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट कर लेना है, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो, कभी भी कोई वीडियो देख लो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सेक्शन 7, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ये लीजिए भाई, ऐसे तथ्य जो कि जरूरी हैं टू एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, स्पष्ट करने के लिए, क्या, और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू, ऐसे तथ्य जो जरूरी हैं इंट्रोड्यूस मिलाने के लिए, क्या, किसके, फैक्ट इन इशू को मिलाने के लिए, और ऐसे तथ्य जो कि जरूरी हैं इंट्रोड्यूस किसके करने के लिए, किससे मिलाने के लिए, रेलिवेंट फैक्ट्स को मिलाने के लिए, ठीक है। तो अब बॉडी पढ़ते हैं सेक्शन 7 की, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब देखिए, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, तथ्य जो कि जरूरी हैं एक्सप्लेन स्पष्ट करने के लिए, और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू, या फिर तथ्य जो जरूरी हैं क्या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोई फैक्ट इन इशू, और रेलिवेंट फैक्ट, या तथ्य जो जरूरी हैं क्या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोई संदर्भित फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट के लिए, ठीक है। और भी सपोर्ट, या वो तथ्य जो सपोर्ट, जो बहुत ही सपोर्ट करते हैं किसको, और रिवर्ट एंड इन्फ्रेंस, या रिवर्ट पलट के रख देते हैं एक तथ्य को, एक इन्फ्रेंस को जो कि कोर्ट ने निकाल कर रख ली थी, उसको पलट देते कोई तथ्य, सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू, और वो इन्फ्रेंस किसने सजेस्ट की थी, फैक्ट इन इशू ने और रेलिवेंट फैक्ट या संदर्भित तथ्य ने, और विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, या कोई ऐसा तथ्य है जो किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर रहा है, मतलब उसकी आइडेंटिटी की स्थापना कर रहा है। तो सीधी सीधी बात कहाँ हो रही है, ये TIP टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात हो रही है सीधी सीधी सेक्शन 7 के मिड पार्ट में। और देखिए, और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड, या एक व्यक्ति जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी पहचान रेलिवेंट है, संदर्भित है, केस से जुड़ी हुई, और फिक्स द टाइम, या फिर उसकी आइडेंटिटी से कोई समय फिक्स हो रहा है, और प्लेस या फिर कोई जगह फिक्स हो रही है, एट विच एनी फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड, कि जिस जगह ये व्यक्ति जिस टाइम पे था और जिस जगह ये व्यक्ति उस जगह पर था उस टाइम कोई फैक्ट इन इशू हुआ था और कोई रेलिवेंट फैक्ट हुआ था, ठीक है। और विच शोज द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड,
या कोई सीधा सीधा क्या दिखाता है, कोई रिलेशन दिखाता है, रिश्ता दिखाता है पार्टीज के बीच में जब कोई फैक्ट ट्रांजैक्ट किया गया था, मतलब कोई लेन देन हुआ था, प्लॉट की डील हुई थी, घर की डील हुई थी, तो कोई रिलेशन दिखाता पार्टीज के बीच में, तो वो भी क्या है, आर रेलिवेंट, वो संदर्भित रखेंगे एक केस में। सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पज, जिस हद तक वो जरूरी है केस को सुलझाने के चक्रों में, ठीक है, तो वो रेलिवेंट है। तो हमारी सेक्शन 7 थोड़ा कंफ्यूजिंग सेक्शन है, इसमें सीधी सीधी बात मेन जो हमें मेंस के लिए जो पार्ट पढ़ना है वो है सीधा सीधा किसका, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। भाई एक अपराधी ने कोई ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, रात के अंधेरे में किया, लेकिन जिस व्यक्ति पर विक्टिम पर अपराध हुआ ना उसने उसको देख लिया, उसने उसका मुखड़ा देख लिया उस अपराधी का। अब वो पुलिस पार्टी को बताएगा जी वो ऐसा था, उसका स्केच बनवाएगा, ठीक है। अब पुलिस पार्टी जब उसको अरेस्ट कर लेगी तो पुलिस पार्टी कोर्ट की मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड कराएगी, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई और जो विक्टिम था उसने अपराधी को पहचान लिया, तो ये सीधा सीधा किस में रेलिवेंट करेगा, कोर्ट इसको किस में जोड़ेगी सबूत के तौर पर, सीधा सीधा सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसको जोड़ लिया जाएगा और ये रेलिवेंट बना दिया जाएगा कि हाँ भाई इस अपराधी ने इस विक्टिम पर एक ऑफेंस कमिट किया था और विक्टिम इसको पहचान रहा, आज यही था, इसने मेरे खोपड़ी पर डंडा मारा था और यही था, इसको पकड़ो आप। अब ये क्या है, संदर्भित तथ्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है एक केस का, कौन सा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो कि रेलिवेंट होती है सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में आपको बता देता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है, तो विक्टिम को या तो जेल में लेके आया जाएगा मैजिस्ट्रेट की हाजिरी में या फिर पुलिस ऑफिसर की हाजिरी में, और उस अक्यूज से मिलते जुलते 10 और व्यक्ति उसकी लाइन में खड़े कर दिए जाएंगे, उसकी जैसी सेहत के, उसकी जैसे मुख फेस के, उस जैसी हेल्थ के। अब क्या होगा, तो जो विक्टिम है बारी बारी करके उनको पहचानेगा और जो उन 10 में से एक व्यक्ति है जो अक्यूज है जिसने उसके साथ ऑफेंस किया है उसको अब वो पहचानेगा। अगर उसको वो पहचान लेता है तो भाई अब उसका एविडेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अगर वो उसको नहीं पहचान पाता है तो अब उसका केस बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। यह टेस्ट आइडेंटिफिकेशन मैंने मोटी मोटी भाषा में आपको बताया, ठीक है। तो यही होता है इसमें। अब सेक्शन 7 के मेनली मैंने नोट्स जो बनाए उसमें से पढ़ेंगे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जिससे हम अच्छी तरह समझ लेंगे। इसमें टोटल 6 इलस्ट्रेशन है, हम अच्छी तरह समझेंगे और फिर इसके केस लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। द क्वेश्चन इज, एक प्रश्न है, क्या है, वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, कि जो ये दिया गया दस्तावेज है क्या ये वसीयत है ए की। द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी, जो स्टेट भाई जो ए की प्रॉपर्टी है, जगह जगह पे उसकी संपत्ति है, एंड ऑफ हिज फैमिली, और उसकी फैमिली की जो संपत्ति है, एट द डेट ऑफ द एलिज्ड विल, और जिस दिन डेट बनी, जिस दिन वसीयत बनी उस दिन पर उनकी प्रॉपर्टी है, मे बी रेलिवेंट फैक्ट, तो वो संदर्भित फैक्ट होगा। भाई जो ए की जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है और उसी फैमिली से जुड़ी जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है, अब ए की विल, अब जो ए की विल है वो विल क्वेश्चन में है। अब उस विल में भाई वही सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है जो ए की थी और उसकी फैमिली से जुड़ी हुई थी, तो ये क्या संदर्भित फैक्ट नहीं है? तो ये क्या संदर्भित फैक्ट नहीं है? तो बिल्कुल ये रेलिवेंट फैक्ट है। और किस में रेलिवेंट फैक्ट है? सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो ये सीधा सीधा क्या दिखा रहा है? फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन फैक्ट इन इशू। ये सीधा सीधा फैक्ट इन इशू को ही एक्सप्लेन कर रहा है। जब भाई विल ही क्वेश्चन में थी, विल फैक्ट इन इशू ही क्वेश्चन में था, अब सीधा सीधा दिखा दिया कि भाई कोई प्रॉपर्टी थी ए की और यही उसने विल में लिखी हुई है, कोई प्रॉपर्टी थी ए की फैमिली की, यही उसने विल में लिखी हुई है, तो ये क्या है? ये रेलिवेंट फैक्ट है। अब ए अगर उस विल में मेरी मोहित डागर की कोई प्रॉपर्टी लिख देता और उस केस में वो एक केस में सिविल केस में वो विल क्वेश्चन में होती, तो क्या ये रेलिवेंट फैक्ट होता? बिल्कुल भी नहीं होता। मैं जाके बता देता कि जी ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, क्या ये एक ही प्रॉपर्टी जिसने विल हमें कहा बना दी, तो कोई भी किसी की प्रॉपर्टी की विल बना देगा और सारी विल पे क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। तो नहीं भाई, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसकी तो विल बना सकता है, जो उसकी फैमिली से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी उसकी तो विल बना सकता है, तो ये होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन ए। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन बी। ए सूज बी फॉर अ लाइबल इम्प्यूटिंग डिसग्रेसफुल कंडक्ट टू ए। ए बी पर केस चलाता है कि भाई बी ने कोई डिफेमेशन मटेरियल लीबल जो ए के व्यवहार पर है उसने मेड किया था, तो ए बी पर केस चलाता है डिफेमेशन का, ठीक है। बी अफर्म्स दैट द मैटर एलेज्ड टू बी लाइबलस इज ट्रू। बी है हाँ हम ही भरता कि जो मैंने लाइबल जो इसमें मैंने लिखा है ना ये बिल्कुल ट्रू है, सत्य है, ए ऐसा ही है, ए गंदा ही है। द पोजीशन एंड रिलेशन ऑफ द पार्टीज। अब भाई जो पोजीशन है, किस स्तर पे वो दोनों खड़े हैं, उनके बीच में क्या रिश्ते हैं, ठीक है। एट द टाइम व्हेन द लेबल वाज पब्लिश्ड, जिस टाइम बी ने वो लेबल पब्लिश छपवाया था उस टाइम में भी रेलिवेंट फैक्ट, तो वो जरूरी तथ्य संदर्भित तथ्य होते हैं केस में। एज इंट्रोडक्टरी टू द फैक्ट इशू, क्योंकि ये सीधा सीधा
इंट्रोडक्टरी मतलब पहचान बना रहे हैं, सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसका, फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू क्या रहेगा, क्या 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 बी ने ए के खिलाफ कोई लीबल पब्लिश करवाया जिसमें डिफेमेटरी डिसग्रेसफुल वर्ड्स थे, तो यही फैक्ट एंड इशू रहेगा। अब बी ने बताया हाँ भाई ये तो ट्रू है, बिल्कुल ये तो सत्य, मैंने जो लेबल में छपाया बिल्कुल सत्य है, तो ये क्या है, ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द पर्टिकुलर्स ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी। अब जब जानकारी मिलती है कि भाई बी ने ए के खिलाफ जो लीबल छपाया ना, उससे पहले इनके बीच में कोई रोला चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था। अब देखिए, द पर्टिकुलर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट अ मैटर अनकनेक्टेड विद एलिज्ड लीबल। कोई पर्टिकुलर्स दिखाई देने को मिलते हैं कि भाई ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा था और उनका कोई संदर्भ नहीं है उस लेबल से। ठीक है, आर इररेलीवेंट, तो वो इररेलीवेंट है। ठीक है, तो मान के चलिए बी ने ए के बारे में कुछ गंदा संदा लिखवाया और एक पर्चे पे छपवा दिया और शहर में बंटवा दिया। ठीक है, अब 2 साल पहले ए और बी की लड़ाई हुई थी, और किस संदर्भ में हुई थी, उनके एक एग्जाम में बी ने ए ने ज़्यादा मार्क्स अच्छे गेन कर लिए थे और बी जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था उसने कम मार्क्स गेन किए थे, और वो एक ही कोचिंग पे पढ़ते थे, तो बी को उसके प्रति घृणा आ गई। तो अब ये क्या 2 साल पहले जो हुआ था, क्या वो उस लीबल से जो उसने आज छपाया क्या वो संदर्भित है? नहीं, वो इररेलीवेंट है, वो बिल्कुल भी संदर्भित नहीं है। ठीक है, दो द फैक्ट दैट देयर वाज अ डिस्प्यूट मे बी रेलिवेंट, पर जो ये रेलिवेंट है वो लीबल के लिए संदर्भित नहीं है, पर ये तथ्य है कि भाई इनके बीच में डिस्प्यूट था, वो संदर्भ रखेगा, वो रेलिवेंट रहेगा। इफ इट अफेक्टेड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, अगर उस लड़ाई ने, उस डिस्प्यूट ने जो रिश्ते हैं ए और बी के बीच में उसको कहीं किसी रूप तक हिलाकर छोड़ा था, मतलब किसी रूप में वो रिश्ते, जो लड़ाई थी, जो ए ने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे, बी ने कम किए थे, और उस संदर्भ में अगर बी ने ए के खिलाफ कोई लीबल 2 साल बाद छपाया था, तो वो संदर्भ रखेंगे, वो सीधा मोटिव बना देंगे। ठीक है, वो सीधा सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संदर्भित रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे, वरना तो नहीं होंगे। अगर कोई अनकनेक्टेड फैक्ट है ना, कोई पहले का कोई डिस्प्यूट है ए और बी के बीच में, और वो लीगल के मैटर से, जो डिफेमेशन का मैटर होता है उससे संदर्भित नहीं है, तो वो रेलिवेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हम पढ़ेंगे अब इलस्ट्रेशन सी। ए इज अक्यूज ऑफ अ क्राइम, ए अब दोषी है एक अपराध का। द फैक्ट डेट, अब तथ्य दिखाया जाता है, सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम, कि सून आफ्टर ये शो किया जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत कम है, कि जल्द से जल्द जैसे ही ए ने क्राइम कमिट किया तो क्या हुआ, ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस, ए अपने घर से भाग गया, फरार हो गया। इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6, तो ये रेलिवेंट है सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, किसमें, उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट में रेलिवेंट है। ठीक है, और इसमें कैसे रेलिवेंट होगा सेक्शन 7 में, एज कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू एंड अफेक्टेड बाय फैक्ट एंड इशू। वो मैंने बता दिया कि भाई क्राइम करने के बाद ए भाग गया अपने घर से, तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट उसका रेलिवेंट हो गया। टू अफेक्टेड बाय फैक्ट एंड इशू, और किससे अफेक्ट हुआ, किससे नतीजा कोज हो रहा है उसके भागने में, भाई फैक्ट एंड इशू, उसने कोई फैक्ट एंड इशू किया जो सब्सटेंटिव लॉ भारतीय न्याय संहिता में लिखा हो, तो वो घर से भाग गया, तो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट शो हो रहा। अब आगे देखिए, द फैक्ट डेट, एक और तथ्य दिखाया जाता है, एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम, कि उस समय जिस समय उसने घर छोड़ा, ए हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस एट द प्लेस टू विच ही वेंट, ए एक बहुत ही जरूरी अपने व्यापार से गया है, बिजनेस से गया है। ठीक है, टू एट द प्लेस टू विच ही वेंट, और उस जगह पर उसका व्यापार था जिस जगह वो गया है। ठीक है, ये दिखाया जाता है। इज रेलिवेंट, तो ये भी रेलिवेंट है, भाई अपने काम से भी जा सकता है वो, ये जरूरी थोड़ी कि वो अपराध का कहीं भागा है, कोई अपने भाई किसी मीटिंग में भी जा सकता है। अब मैं भाई गुड़गांव में बैठा हूँ, कल मेरी चंडीगढ़ मीटिंग है, तो अगर गुड़गांव में कोई अपराध हो जाता और मैं अपने घर छोड़ के चंडीगढ़ अपनी मीटिंग में चला जाता, तो कोई सब ये सोचेंगे हाँ भाई मोहित ने अपराध किया, नो 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 भाई, मेरा ये भी तो रीजन हो सकता है, मेरी मीटिंग है, ठीक है, चंडीगढ़ में। अब देखिए, एज टेंडिंग टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट ही लेफ्ट होम सडनली, और ये सीधा जो भाई मेरी मीटिंग है, तो ये एक्सप्लेन भी कर रही है, बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि भाई मेरी मीटिंग थी इसलिए मैंने अपना घर सडनली छोड़ दिया। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट रेलिवेंट, अब भाई डिटेल जो पूरा ब्यौरा है किस बिजनेस के लिए वो गया, क्या उसने किया, वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ सर्विंग भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, एक्सेप्ट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी टू शो दैट द बिजनेस वाज सडन एंड अर्जेंट, बस यह दिखाने के लिए अगर वो शो करता है कि भाई मेरा कोई प्री प्लानिंग नहीं थी जाने के लिए, सडन कोई बिजनेस आया और मैं तुरंत चला गया, तो यह रेलिवेंट होगा। ठीक है, अगर आपकी प्री प्लानिंग वाला कोई बिजनेस था तो आपको कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भाई अगर मैं वकील हूँ, मैं लो भवन ज़्यादा रहता हूँ सेक्टर 37 चंडीगढ़ में, अगर मैं महीने में 2 बार भी जाता रहता हूँ तो सबको पता है भाई ये महीने में 2 बार जाता है, तो मेरे को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है, लो भवन सेक्टर 37 में जाता हूँ। अगर मैं जैसे आज कोई अपराध होता है और आज की रात को ही मैं वहाँ चला जाता हूँ, ठीक है, सडनली,
तो भाई उसका उसका मेरे को दिखाना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या था, आप एक्सप्लेन करोगे, स्पष्ट करोगे कि ऐसा क्या सडन बिजनेस आ गया था, तो जिस दिन अपराध हुआ आप उस दिन ही चले गए थे, तो तभी आप बच पाओगे, वरना आपके खिलाफ रेलिवेंट फैक्ट एक उत्पन्न हो जाएगा कोर्ट में, ठीक है। तो यह था हमारे सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इलस्ट्रेशन सी। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन डी। ए सूज बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ए बी पर केस चलाता है, और क्यों चलाता है कि बी ने सी को इंड्यूस किया था कि भाई सी तू ए से अपना कॉन्ट्रैक्ट एक अनुबंध तोड़ दे, और वो क्या था, ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विद ए, कि जो सी ने जो सर्विस मेड की है ए को, वो तू कॉन्ट्रैक्ट सी ए के साथ तोड़ दे। बी इंड्यूस करता है और ए बी पर केस चला देता है कंपेंसेशन डैमेजेस के लिए। सी ऑन लिविंग ए सर्विस, और सी ने भाई ए की सर्विस छोड़ भी दी, ठीक है। सेज टू ए, और सी अब ए से बोलता है, क्या बोलता है, आई एम लिविंग यू बिकॉज बी हैज मेड मी अ बेटर ऑफर। सी अब ए से बोलता है, मैं तुम्हें पता है क्यों छोड़ रहा हूँ, कि बी ने जो तुम मेरे को तनख्वाह दे रहे हो, जो तुम मेरे को ऑफर दे रहे हो, जो तुम मेरे से कार्य करवाते हो, मेरे को पैसा देते हो, बी मेरे को तुमसे लाख गुना ज्यादा बढ़िया ऑफर दे रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी सर्विस छोड़ रहा हूँ। अब ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। अब ये स्टेटमेंट जो सी ने कथन दिया, ये सीधा सीधा रेलिवेंट फैक्ट है, किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट। अब देखिए, एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ सीज कंडक्ट, और सीधा सीधा क्या स्पष्ट कर रहा है, सी का कंडक्ट, की भाई सी का कंडक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, कि क्या स्पष्ट कर रहा है कि भाई बी ने सी को भड़काया, इसलिए वह छोड़ रहा है, ठीक है। आप देखिए, विच इज रेलिवेंट एज अ फैक्ट इन इशू। अब ये ए वर्सेस बी जो केस चल रहा है, उसके बीच में ये बिल्कुल संदर्भ रखना रेलिवेंट फैक्ट है, कि भाई हाँ, इससे पता चल रहा है, जो सी ने स्टेटमेंट दी थी और बी को मेंशन किया था कि बी ने मेरे को बेटर ऑफर दिया है, ए जो तुम मेरे को कभी दे नहीं पा रहे, तो मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो ए वर्सेस बी, अब कॉन्ट्रैक्ट जो बी ने इंड्यूस किया सी को, जो सी ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था, अब बी के ऊपर केस चलाए हुए ने कि भाई तूने मेरे एक सर्विस में जो एम्प्लॉय था उसको तूने भड़काया है, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ जो था उसको तू डुबाया है, तो तू अब मेरे को कंपेंसेशन दे, डैमेजेस दे। तो ये रेलिवेंट फैक्ट होगा सी की ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखते हैं, अब सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इलस्ट्रेशन ई। ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। ए अक्यूज्ड है चोरी करने का, ठीक है। इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू, तो वो देखा जाता है कि उसने एक चोरी की गई संपत्ति बी को दी थी। हु इज सीन टू गिव इट टू एज वाइफ, और बी ने सीधा सीधा वो चोरी की गई संपत्ति ए की पत्नी को दे दी, धर्म पत्नी को दे दी, ठीक है। बी सेज एज ही डिलीवर इट, बी बोलता है जैसे ही वो ए की वाइफ को प्रॉपर्टी, चोरी गई प्रॉपर्टी डिलीवर करता है, ए सेज यू आर टू हाइड दिस, ए ने बोला है कि तुम इस चोरी की गई संपत्ति को छुपा देना, ठीक है। किसकी वाइफ से बोलता है, बी बोलता है ए की वाइफ से, ठीक है। बी स्टेटमेंट इज रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरी टू ऑफ अ फैक्ट विच इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। यहाँ बी का कथन जो उसने ए की वाइफ को बोला कि तुम इसे छुपा देना, ए ने बोला, तो ये रेलिवेंट है, संदर्भित तथ्य है। और किससे संदर्भित तथ्य है, सीधा सीधा फैक्ट इश्यूज है कि भाई हाँ, ए ने चोरी की है, और अब बी ने उसको, ए ने बी को माल दिया चोरी का, और बोला कि जा मेरी वाइफ को दिया, और उससे बोला कि इसको छुपा दे। तो अब बी की स्टेटमेंट ये रेलिवेंट फैक्ट तथ्य बनेगी उस केस से, ठीक है, जो स्टेट वर्सेस ए की ट्रायल चलेगी, ठीक है, चोरी के केस की। तो ये संदर्भित तथ्य, तो ये क्या दिखाती है, बी स्टेटमेंट इज रेलिवेंट, बी का कथन रेलिवेंट संदर्भित होगा एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ अ फैक्ट, कि ये स्पष्ट कर रहा है एक तथ्य को। क्या, कौन से तथ्य को स्पष्ट कर रहा है, कि हाँ ए ने चोरी की है, विच इज पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। और भाई भाग जो अब पार्ट है किसका, ट्रांजेक्शन का। ट्रांजेक्शन क्या है, वो चोरी की ट्रांजेक्शन, भाई चोरी हुई, ए ने चोरी की, चोरी का माल बी को दिया, ये ट्रांजेक्शन हुई। अब बी को माल डिलीवर करना था ए की वाइफ को, तो ये भी ट्रांजेक्शन है। तो पूरी ट्रांजेक्शन का ये तथ्य खोल करके रख देगा। तो ये क्या है, ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है ये किसकी, एक तथ्य की। तो ये भी रेलिवेंट होगी इसमें सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अब हम लास्ट इलस्ट्रेशन एफ पढ़ेंगे सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। ए इज ट्राइड फॉर अ राइट, ए पर केस चल रहा है कि उसने दंगे किए हैं, एंड इज प्रूव्ड टू हैव मार्च एट द हेड ऑफ अ मॉब, और साबित कर दिया जाता है कि भाई वो ही मुखिया था, उस दंगों का मुखिया कौन था, ये साबित कर दिया था ए था। द क्राइज ऑफ द मॉब आर रेलिवेंट, अब भाई चीख चिल्लाहट किसकी, उस मॉब की, उस भीड़ की संदर्भित है, रेलिवेंट है। एज एक्सप्लेनेटरी टू द ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, और सीधी सीधी एक्सप्लेनेटरी स्पष्ट कर रही है किसकी, कि भाई किस श्रेणी की ट्रांजेक्शन थी, किस तरीके का वो दंगा था, तो वो रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये हमारे हुआ आज पूरा सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सारी इलस्ट्रेशन और उसकी बॉडी। अब हम थोड़े जो इसके केस लॉज लिखे गए हैं वो पढ़ते हैं, और 2-3 इसमें जजमेंट है वो पढ़ते हैं, और हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में भी इसमें एक जजमेंट लिखी हुई बेरट में वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए केस लॉ, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज, भाई अब ऑब्जेक्ट पॉलिसी क्या है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराने की, मतलब एक ऐसी परेड जिसमें पहचान की जाती है एक अपराधी की, तो उसकी पॉलिसी क्या है, देखिए। 1, टू एनेबल विटनेसेस टू सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट द पर्सन
whom they suspect is really the one who was seen by them committing the offense. बस विटनेसेस जो गवाह हैं उनको संतुष्ट, उनके मन में संतुष्टि आ जाए कि हाँ जिसको हम पहचानेंगे यह वही व्यक्ति है जिसने एक अपराध किया था। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड विक्टिम भी पहचान सकता है और विटनेसेस भी पहचान सकते हैं, ठीक है। अब और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, टू सेटिस्फाई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज दैट सस्पेक्ट इज अ रियल पर्सन। संतुष्ट करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ है, पुलिस अथॉरिटीज़ है, उनको कि क्या जो अक्यूज्ड है, जो सस्पेक्ट है, जिसको हमने पकड़ा हुआ वो रियल पर्सन है, यही वो पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट किया है। होम विटनेसेस हैड सीन इन कनेक्शन विद द सेड अकरेंस, और संतुष्ट हो जाएगी जैसे ही भाई विटनेस और विक्टिम पहचानेगा उस सस्पेक्ट को, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगी, हाँ यही वो अपराधी है जिसने ऑफेंस किया है, ठीक है। इन कनेक्शन विद द सेड अकरेंस, और हमने यही सस्पेक्ट सही पकड़ा हुआ है, यही अकरेंस में इसका मेन रोल है, ठीक है। तो ये किस में हेल्ड किया गया था, अंकुश मारुति शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 सुप्रीम कोर्ट। अंकुश मारुति शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 सुप्रीम कोर्ट, इसमें हेल्ड किया गया था ये ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव, अंकुश मारुति शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और एक और जजमेंट ऐसी जुड़ी हुई ये भी देख लेना, टीआईपी के ऊपर है, राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 सुप्रीम कोर्ट, राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों ऑब्जेक्ट को दोबारा रीएट्रेटेड किया हुआ था, ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे टीआईपी के, ठीक है। तो हम अगला पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, एविडेंट्री वैल्यू क्या रहेगी, इस सबूत की वैल्यू क्या रहेगी, अब देखते हैं। The evidence of test identification parade is admissible under section 9 of the Evidence Act. Now section 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो गवाही है, जो सबूत है किसका, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का, वो एडमिसिबल है केस में, ट्रायल में। और पहले तो सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल था, अब सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एडमिसिबल है। अब क्यों है वो, इट कैन बी यूज ओनली टू कोरोबरेट द सब्सटेंटिव एविडेंस, पर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो एविडेंस है, जो टीआईपी के जो स्टेटमेंट एविडेंस है गवाहों का, विक्टिम का, तो वो बस कोरोबरेशन के काम आ सकता है, ओनली टू कोरोबरेट द सब्सटेंटिव एविडेंस, कि भाई एक जो सब्सटेंटिव, जो अहम जो गवाही देंगे जो ट्रायल स्टेज पे, उसके साथ में ही लगा के दे देंगे टीआईपी की स्टेटमेंट की जी मौके वारदात पर यह अक्यूज था और गवाहों ने इस अक्यूज को पुलिस अथॉरिटीज़ की हिरासत में जेल प्रीमिसेस में पहचाना भी है, ये आप ये कागज लीजिए, ठीक है। तो ये वो रेलिवेंट हो जाएगा, वो कोरोबरेशन में काम आएगा, सेक्शन 160 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। Given by the witnesses in court regarding identification of accused as the doer of the criminal act, the earlier identification made by the witnesses at the test identification parade by itself has no independent value. अब भाई ट्रायल स्टेज पे अगर जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने विटनेस दोबारा से एक अक्यूज को, जो अपराधी है, उसको पहचान रहे हैं, तो ये 100% कोरोबरेटिव वैल्यू रहेगी और इससे सजा भी हो सकती है। अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पे एक विटनेस या विक्टिम एक अक्यूज सस्पेक्ट को पहचान रहे हैं, तो उसकी केस में कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं रहेगी जब तक कि ट्रायल स्टेज पे उसका कोरोबरेशन ना हो सके, ठीक है। ट्रायल स्टेज पे उसका कोरोबरेशन ना हो सके, बस तब रह सकती है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जब मैजिस्ट्रेट की देखरेख में हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे तब भी हो सकती है, ठीक है। तो यह था हमारी एविडेंट्री वैल्यू के ऊपर कि भाई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की कितनी सबूतों की गवाही की वैल्यू रहेगी, तो वो बता दिया कि ट्रायल स्टेज पे अगर मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई, एक विटनेस ने और विक्टिम ने एक अक्यूज को, अपराधी को पहचाना कि हाँ जी यही था, इसने ही इस ए का सर फोड़ा था और हमने अपनी आंखों से देखा था, तो उसकी एविडेंट्री वैल्यू 100% रहेगी, सब्जेक्ट टू कोरोबरेशन की, और सब्सटेंटिव एविडेंस के साथ कोरोबरेशन करनी पड़ेगी विटनेसेस को, ठीक है, उसको, प्रोसिक्यूशन के वकील को। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था ये एविडेंट्री वैल्यू वाला सिस्टम, ये हेल्ड किया गया था संपत ततियाड़ा शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1974 सुप्रीम कोर्ट। तो कौन से केस में हेल्ड किया गया था ये, संपत ततियाड़ा शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1974 सुप्रीम कोर्ट, इसमें हेल्ड किया गया था, ठीक है। आप ये मेंस में लिख सकते हैं, जजमेंट इजी से याद हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम नोट पढ़ते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो कमेंट्स में दिए गए हैं वो जरूरी है। देखिए, वैलिडिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परेड, अब भाई क्या वैलिडिटी रहेगी टीआईपी परेड्स की, ठीक है। आप देखिए, इवन इफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज्ड इज बाय वन विटनेस ओनली, भाई भले ही जो टीआईपी आइडेंटिफिकेशन जो पहचान करवाई गई है अक्यूज्ड की, एक ही विटनेस, एक ही गवाह ने की है, ठीक है। एंड अदर विटनेसेस हु वाज आल्सो प्रेजेंट एट द क्राइम सीन डज नॉट पार्टिसिपेट, और जो अदर गवाह हैं जो
प्रेजेंट थे, जो उपस्थित थे, जिस जगह पर क्राइम हो रहा था, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया टीआईपी में, तो क्या है, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट विशिएटेड। तो ऐसे में जांच पड़ताल विशिएट नहीं होती है, क्योंकि भाई एक ने तो टेस्टिफाई किया है, एक ने तो पार्ट प्ले किया है टीआईपी में, ठीक है, तो नहीं विशिएट होगी। ठीक है भाई, मान के चलिए एक ए वर्सेस ए एक क्राइम कर रहा है बी के ऊपर, ए बी का सर फोड़ रहा है लाठी डंडे से, तो वहाँ मार्केट में फोड़ रहा है सेक्टर 10 एक गुड़गांव की मार्केट में, वहाँ पे कम से कम 100 व्यक्ति हैं, तो मान के चलिए उनमें से बस एक ही व्यक्ति टीआईपी करवाता है, अपनी पुलिस का सहयोग करता है कि आए भाई जी मैं पहचानूंगा इसको, किसने बी का सर फोड़ा है, तो बाकी के 99 लोग नहीं पहचान रहे, उसको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक तो कर रहा है ना, उसकी वही वैल्यू रहेगी। अब देखिए वो विशिएट इन्वेस्टिगेशन को विशिएट नहीं करेगी, विशिएट का मतलब होता है खराब नहीं करेगी इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल जो पुलिस कर रही है। ठीक है, ये कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था, मोहम्मद कलाम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2008 सुप्रीम कोर्ट, मोहम्मद कलाम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2008 सुप्रीम कोर्ट में ये हेल्ड किया गया था। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पैरा 2 पढ़ते हैं इसी का ही पॉइंट का। फोटोग्राफ ऑफ अक्यूज्ड इवन इफ अज्यूम टू बी पब्लिश्ड, एक तस्वीर जो कि अक्यूज की अखबार में पब्लिश छाप दी गई थी, डिड नॉट अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ परेड, वो अफेक्ट नहीं करेगी किसकी, वैलिडिटी, परेड की वैलिडिटी को, इवन इफ देयर वाज लॉन्ग गैप बिटवीन पब्लिकेशन एंड होल्डिंग ऑफ टीआई परेड, और फिर भी अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि बहुत सारा लॉन्ग गैप भी हो गया था जिस टाइम ऑफेंस हुआ था, उस टाइम कम से कम बहुत लॉन्ग टाइम गैप हो गया था, और तब टीआई कराई गई थी, टीआईपी कराई गई थी, तो कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा उस एविडेंट्री वैल्यू को। ठीक है, वो वैलिडिटी को, तब भी टीआईपी कराई जा सकती है। तो ये कौन से केस लो में हेल्ड किया गया था, मुन्ना कुमार उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, मुन्ना कुमार उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2012 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मुन्ना कुमार उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2012 सुप्रीम कोर्ट। तो मान के चलिए टीआईपी का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का परेड का मैं एक और लो समझाता हूँ आपको। अब मान के चलिए आप भाई एक्टिव लो सिटीजन, मतलब आप लो सिटीजन्स हैं, मतलब आप रिस्पेक्टफुल सिटीजन है कंट्री के, आप न्यूज़ देखते हैं। अब जैसे कोई अपराध होता है, जैसे कोई रेप का अपराध होता है, कोई मर्डर का अपराध होता है, तो चोरी उचोरी कुछ भी होती है, तो पुलिस पार्टी जब उनको न्यूज़ वगैरह के आगे लेके आती है, जब उनको कहीं भी लेके जाती है, तो काले कपड़ों में उनका मुंह, साफी में जो साफी होती है, परांदा होता है, उसमें जो काले कपड़े में उनका मुंह, बस उनकी आंखें दिखती रहती है, उनको लेके आती है, ऐसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। उनका मोटिव क्या होता है, बस ये वैलिडिटी को बचाने के लिए कि भाई कभी विक्टिम, कभी अक्यूज्ड, कभी उन्होंने पहले ना देखा हो इसे और अब ये देख ले, और फिर ये बताते हाँ ये तो यही था, और हालांकि वो व्यक्ति निकले ही ना, तो बस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि टीआईपी अच्छे से हो जाए। तो क्या आपको लगता है कोई विक्टिम है, कोई अक्यूज है जिसने गैंग रेप किया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि पुलिस ऑफिसर उसका मुंह छुपाने की कृपा करेंगे, उसको तो जलील करके छोड़ेंगे वो? क्या आपको लगता है क्या कि जो अक्यूज है, जिनने गैंग रेप किया है, क्या पुलिस पार्टी उनकी इज्जत खराब ना हो जाए, उनका मुंह इसलिए छुपाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन उनकी परेड हो सके, विक्टिम कर सके, अक्यूज कर, वो विटनेसेस कर सके, इसलिए उनका मुंह छुपाया जाता है काले उस मुखौटों से। जो काला कपड़ा उनके ऊपर जल्लाद जैसा मुंह का पहरा देते हैं, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टीआईपी उनकी सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत हो सके। ठीक है, अगर उनका मुंह पब्लिक में ऐसे दिखा दिया गया है, तो विक्टिम और विटनेसेस को अब उनको डिफेंस वकील, जो उनका वकील होगा, बाद में ये बताएगा भाई ये क्या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है, इनका मुंह तो इसने न्यूज़ में देख लिया था, न्यूज़पेपर में देख लिया था, मीडिया में देख लिया था, ये कोई नहीं है, इसको तो नॉलेज बाद में आई ये देखने के मिलके। तो ये अक्यूज का वकील इसको एक हथियार बना सकता है उनके प्रति। ठीक है, एक्चुअल में विक्टिम और विटनेसेस ने देखा, विक्टिम ने भी देखा कि उसके ऊपर रेप हुआ, कि इस व्यक्ति ने क्या गैंग रेप किया, वो देखा, और विटनेसेस ने भी देखा कोई होंगे तो। ठीक है, अब एक्चुअल में बस यही पॉलिसी है इसके पीछे भाई। पुलिस पार्टी उनका मुंह इसलिए छुपाती ताकि विटनेसेस और जो विक्टिम है बाद में ट्रायल स्टेज पे जब अक्यूज का वकील उनका क्रॉस करेगा, तब टीआईपी पे वो संदेह पैदा नहीं कर सकता कि भाई इसने तो इसका मुंह किससे देख लिया था, न्यूज़पेपर में मेरे क्लाइंट का फेस छाप दिया था, उससे इसके नॉलेज में आया, नहीं वैसे नहीं। तो इसलिए उनका मुंह छुपाया जाता है, और जब टीआईपी हो जाती है, जब उनके मुंह को खुला छोड़ दिया जाता है, आप इसको देखते रहो, टीआईपी हो जाती है तब। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एविडेंट्री वैल्यू पर अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा अपना पूरा सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा हमने, और सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा विद सारी की सारी इलस्ट्रेशन, और हमने केस लो बहुत सारे देखे, और हमने जजमेंट्स भी बहुत सारे देखे, इनसे जुड़ी हुई सेक्शन 6 और सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़ी हुई। अब कल की वीडियो में हम सेक्शन 8 से कंटिन्यू करेंगे अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, अब आने वाली वीडियो में आज के दिन ही, आज 29 तारीख है, 29 जून आज की, अब मैंने रेगुलरली कल से 3 वीडियो 1 घंटे की चालू कर दिया। मैं तीनों जो हमारे मेजर न्यू लॉज है, क्रिमिनल लॉज है, उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। अब अगली क्लास में लूँगा भारतीय न्याय संहिता की, फिर अगली क्लास लूँगा मैं भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता की। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।